साथियों नमस्कार। आज विधि की बात के संबंध में चर्चा करते हुए हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर चर्चा करते हैं। भारत देश की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बना है, जिसमें अभी तक किसी प्रकार के संशोधन नहीं हुए। इससे आप जान सकते हैं कि कितना बेहतर बनाया होगा जो आज तक के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को संशोधन नहीं हुआ है। हालांकि बीच बीच में थोड़े से धाराओं में परिवर्तन किया गया है, लेकिन अभी तक विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। तो मित्रों, साक्ष्य अधिनियम में जो भी साक्षी से पूछा जाता है या साक्षी को खड़ा करने का क्रम होता है, इन सब के बारे में दिया हुआ है। साक्ष्य विधि एक प्रक्रिया की विधि है, अपने आप में विधि नहीं है। ये आपको बताता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको नियम भी बताता है। जैसे कि 30 वर्ष पुराना दस्तावेज, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, जो एविडेंस एक्ट में लिखा है। यानी ऐसा दस्तावेज है जो 30 साल पहले या 30 साल पुराना हो, उसको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ता। यदि दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश हो जाता है तो दस्तावेज प्रमाणित माना जाता है। इसी तरीके से न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, ऐसे कुछ तथ्य दिए हैं। धारा 114 में न्यायालय को किसी चीज को उपधारणा करने का अधिकार दिया गया है। इन धारा में कुछ कुछ संशोधन हुआ है। बलात्संग के अपराध में, दहेज मृत्यु के अपराध में न्यायालय क्या उपधारणा करता है, इसके संबंध में जानकारी दी गई है। तो साक्ष्य अधिनियम किसी भी कानून के ज्ञाता के लिए, वकील व्यवसाय में कार्यरत सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है कि साक्ष्य कैसे ली जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, और साक्ष्य लेने के बाद में किसका किसका दस्तखत होता है। जैसे कि हर पन्ने पर साक्षी का हस्ताक्षर किया जाता है और मजिस्ट्रेट का भी हस्ताक्षर होता है। अब आजकल तो कंप्यूटर का जमाना आ गया है, तो आदमी गवाही लेते लेते सारी चीज को देख भी लेता है। तो मित्रों, किसी भी अपराध या किसी भी मामले, चाहे वो जमीन जायदाद के संबंध में हो या फिर किसी कहना चाहिए और किसी विषयों में हो, साक्ष्य जो होता है खास करके दो प्रकार से प्रमाणित करते हैं। पहला होता है मौखिक साक्ष्य, जो बोल करके साबित किया जाता है। दूसरा होता है दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य का मतलब ये होता है, रिकॉर्ड होता है। जैसे मैंने किसी जमीन को खरीदा तो उसका विक्रय पत्र होगा। विक्रय पत्र होने के बाद में आदमी राजस्व रिकॉर्ड पर अपना नाम चढ़ाता है, वो भी एक दस्तावेज है। इसी प्रकार से किसी भी आपराधिक प्रकरण में पेश किए दस्तावेज, यदि कोई आदमी मरने के पहले कोई पत्र लिख देता है कि मैं इस कारण मरा हूं, चाहे वो 306 का मामला हो, हत्या करने के लिए आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण का मामला हो, या फिर हत्या का ही मामला क्यों ना हो, जिसमें यदि कोई मरने के पूर्व कोई कथन लिख करके छोड़ जाता है, उसे मृत्युकालिक कथन के रूप में मान्य किया जाता है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में प्रावधान है। मृत्युकालिक घोषणा बड़ा लंबा चौड़ा है, कभी इनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन मृत्युकालिक घोषणा का यही महत्व रहता है कि कोई भी आदमी अंतिम समय में जब वो मरने वाला हो तो झूठ नहीं बोल सकता। इसी तथ्य पर आधारित है, और किसी प्रकरण में मृत्युकालिक कथन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको गवाहों के प्रक्रम के बारे में बताया था पहले वीडियो में, और इस वीडियो में मैं उस गवाहों के संबंध में बता रहा हूँ जो एक प्रक्रिया के साथ किस प्रकार से मामले को साबित करते हैं।
अब तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो होता है, जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में, तो उनके लिए आपको साक्ष्य में लेने के लिए अनुमति लेना पड़ेगा, धारा 65 खा के तहत, तभी वो दस्तावेज के रूप में मान्य होगा, अन्यथा फर्जी दस्तावेज भी पेश किया जा सकता है। तो मित्रों, हमारे जितने भी कनिष्ठ अधिवक्ता साथी हैं, जो अभी अभी वकालत शुरू किए हैं, या जो प्रति परीक्षा करने में भी कहना चाहिए अच्छा से ज्ञान नहीं ले पाया है, उन सभी को मेरा यह संदेश है कि आप साक्ष्य अधिनियम का अच्छी तरह अध्ययन करें, और जो भी प्रकरण का आप पैरवी करते हैं उसके तथ्य तथा कानूनी विषय और कानून तथ्य को जानकर ही प्रति परीक्षा करें। प्रति परीक्षा दो धारी तलवार के समान है, जो कि गलत पूछने से आपके पक्षकार के विरुद्ध भी जा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार मित्रों।